today's topic is Carnatic War, Anglo-French struggle, and British conquest of India, in which we will cover Battle of Plassey and Battle of Buxar. First, let me tell you the whole story of Anglo-French War or Carnatic War. Before that, let me record the lecture so that if online students are not able to be live, they can see our lecture whenever they wanted to attend. तो आज की लेक्चर को शुरू करेंगे हम पहले उस टॉपिक के साथ जिसकी ब्रीफिंग हमने अपने पिछले लेक्चर में की थी, और वो टॉपिक है एंग्लो फ्रेंच वॉर। इंडिया इसको कर्नाटिक वॉर भी कहा जाता है। हिंदी वालों के लिए आंग्ल फ्रांसीसी संघर्ष या कर्नाटक युद्ध। कर्नाटक युद्ध इसलिए कहते हैं क्योंकि ज़्यादातर जो लड़ाइयाँ हुई थी वो कर्नाटक में ही हुई थी। तो पहले हमने कल ब्रीफिंग कर ली थी, मैं ज़्यादा ब्रीफिंग में नहीं जाऊँगा, मैं वो स्ट्रेट फॉरवर्ड टू द डिटेल्स ऑफ वॉर। जैसा कि आपने देखा था कल की फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी स्टैब्लिश हुई थी 1599 में, जिसको मोनोपोली राइट जो है वो 1600 में मिला था। फ्रेंच उस कंपैरिजन में थोड़े लेट थे। फ्रेंच कंपनी की एस्टैब्लिशमेंट 1664 में हुई, ठीक है। उस समय जो फ्रेंच किंग थे वो लुइस 14 थे, और इनके मिनिस्टर जो थे उनका नाम था पोल बॉट। इन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की थी, लेकिन ये ईस्ट इंडिया कंपनी ब्रिटिश नहीं थी, ये फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी थी। मुद्दा वही था, पर्पस वही था, ईस्ट के साथ व्यापार करना और व्यापार में मैक्सिमम से मैक्सिमम प्रॉफिट कमाना। किंग ने इस कंपनी को करीबन 3 लाख फ्रेंच करेंसी विदाउट इंटरेस्ट लोन पे दिया था। यानी कि ये जो कंपनी बनी थी वो लोन के द्वारा स्टार्ट की गई थी। इस कंपनी की सबसे बड़ी डीमेरिट जो थी वो ये थी कि ईस्ट इंडिया कंपनी की तरह प्राइवेट ओन्ड नहीं था। प्राइवेट ओन्ड नहीं था, इसका मतलब हुआ कि इसमें ब्यूरोक्रेटिक जो प्रेशर है, जो ब्यूरोक्रेटिक प्रोसेस है, उसको फॉलो किया गया था। और आप पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन और प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन के डिफरेंस को समझते हैं। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन प्रोसेस को फॉलो करने में बिलीव करती है, प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन एफिशिएंसी को मेंटेन करने में बिलीव करती है। आप किसी सरकारी ऑफिस में जाके सीधा उसके हेड ऑफ द डिपार्टमेंट के पास नहीं जा सकते। यू हैव टू फॉलो अ प्रोसेस। पहले क्लर्क के पास जाएगा, सुपरिटेंडेंट के पास जाएगा, उसके बाद जो सेक्शन ऑफिसर होगा उसके पास जाएगा, उसके बाद ही वो जो एचओडी होगा वो साइन करेगा, क्योंकि ये एक प्रोसेस है जो उनको फॉलो करना पड़ता है। अगर आपने साइन नहीं भी कराया है तो साइन करा के ही वो वहां तक पहुंचेगा। लेकिन किसी प्राइवेट कंपनी में अगर आप जाते हैं तो यू कैन मीट द डायरेक्टर देयर डायरेक्टली, क्योंकि वो
इस चीज़ पे बेस्ड होता है कि किसी तरीके से उनकी एफिशिएंसी बढ़े और उनका प्रॉफिट मैक्सिमाइज हो जाए। इसके कारण होता ये है कि जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन होती है या सरकारी एडमिनिस्ट्रेशन होती है, उसमें आप देखते हैं कि चीज़ें डिले होती है, क्योंकि एक टेबल से दूसरे टेबल तक फाइल को पहुंचने में टाइम लगता है और ये डिले ही इसके जो है कमज़ोर होने का सबसे बड़ा कारण है। खास करके जब आप इतने टफ कंपटीशन में चल रहे हो, उस टाइम पे ये डिले आपके लिए घातक हो सकता है। ये चीज़ हम लोग आगे के अपने डिस्कशन में समझने की कोशिश करेंगे। फिलहाल ये समझ लीजिए, ईस्ट इंडिया कंपनी जो है वो एक फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हो गई और वो इंडिया में व्यापार करने के लिए भारत आ गए। इनका इससे रिलेटेड कुछ फैक्ट्स पहले आप यहाँ पे नोट डाउन कर लीजिए। इनकी फर्स्ट फैक्ट्री एस्टैब्लिश हुई थी 1668 में। पहली फैक्ट्री कहां स्थापित हुई थी? सूरत में। कब हुई थी? 1668 में। एक और जो इनका एस्टेब्लिशमेंट था, जिसको आप काफी इंपॉर्टेंट देखेंगे आगे आने वाले टाइम में, वो है चंदर नगर। चंदर नगर ये बंगाल का इनकी एक फैक्ट्री थी। इसकी स्थापना 1690 में इन्होंने की थी। ये बड़ा इंपॉर्टेंट रहेगा क्योंकि असली में आप देखेंगे कि दोनों के बीच जो लड़ाई है काफ़ी हद तक इसमें आप इसकी इंपॉर्टेंस देखेंगे, खास करके जो बंगाल के कॉन्क्वेस्ट को आप देखेंगे। ठीक है, दोनों ही कंपनियां, चाहे वो ईस्ट इंडिया कंपनी हो, चाहे वो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी हो या फिर फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी हो, ये दोनों ही एक दूसरे की सबसे बड़ी राइवल थी। क्योंकि इनको पता था कि अगर एक कंपनी, दोनों ही कंपनी एक जगह पे हैं और एक कंपनी प्रॉफिट में जाएगी तो दूसरी कंपनी के नुकसान पे ही जाएंगे। और ये दोनों ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश ये करते थे कि जिस जगह पे भी जाएं वहाँ पे इनका ही इन्फ्लुएंस इस्टेब्लिश हो, और इन्फ्लुएंस इस्टेब्लिश करने के लिए इनकी आपस की जो दुश्मनी थी वो दुनिया के हर कोने में दिखाई दे रही थी। तो पहली चीज़ जो आपको यहाँ पे समझनी होगी कि इन दोनों की लड़ाई इंडियन ओरिजिन की नहीं थी, यानी इंडिया में शुरू हुआ ऐसा नहीं था। इन दोनों की लड़ाई पूरी दुनिया में एक जैसे चल रही थी और दोनों ही कंपनीज एक दूसरे के दुश्मन थे। मैंने कल भी बताया था कि दोनों ही कॉलोनियल पावर थे, दोनों ही इंपीरियलिस्टिक अप्रोच रखते थे और दोनों का अप्रोच बिल्कुल क्लियर था कि जहाँ पे भी जाए वहाँ पे कोई और कंपनी अपने आप को मजबूत ना कर सके। तो अब हम यहाँ से डिस्कस करेंगे। सबसे पहला जो वॉर हुआ था एंग्लो फ्रेंच वॉर, उसको तो आइए देखते हैं। फर्स्ट एंग्लो फ्रेंच वॉर का पहला पड़ाव ये है फर्स्ट एंग्लो फ्रेंच वॉर, प्रथम आंग्ल फ्रांसीसी युद्ध। टाइम क्या है? कल आपको बताया गया था 1746 से 48, 1746 से लेके 48 तक के समय काल में पहला आंग्लो फ्रांसीसी युद्ध हुआ और ये भी दक्षिण भारत में ही हुआ। दक्षिण भारत के माहौल अंग्रेजों और फ्रांसीसियों को ज़्यादा सूट करता था, इसीलिए ये कर्नाटक में आपको पहली बार आते हुए दिखाई देंगे। इस लड़ाई की शुरुआत किसके कारण हुई? कॉजेस
कारण क्या था इसका? कोई इंडियन रीजन नहीं था, ऑस्ट्रियन वॉर ऑफ सक्सेशन। ऑस्ट्रिया ये यूरोप का एक देश है, उत्तराधिकार युद्ध, ऑस्ट्रिया का उत्तराधिकार युद्ध जो था वो वहां पे शुरू हुआ था और अपना इन्फ्लुएंस यूरोप में बढ़ाने के लिए एक कंटेंडर को ब्रिटिश गवर्नमेंट सपोर्ट कर रही थी तो दूसरे को फ्रांसीसी कर रही थी। असल में ये लड़ाई इन्फ्लुएंस की थी यूरोप के अंदर और उसका नतीजा ये निकला कि इंडिया में दोनों ही कंपनियां आपस में भिड़ गई। यहाँ पे जिस व्यक्ति का नाम आपको दिमाग में एकदम बिठा लीजिए, वो व्यक्ति देखिए, पहले लड़ाई में ड्यूप्लेक्स का नाम बिठा लीजिए, दूसरे लड़ाई में रॉबर्ट क्लाइव का नाम बिठा लीजिए। पहले वाले में ड्यूप्लेक्स, दूसरे वाले में रॉबर्ट क्लाइव और तीसरे वाले में काउंट डी लैली, जिसको बाद में स्कैप गोट बनाया गया, जिसको बलि का बकरा बनाया गया। वो मैं लिखाऊंगा, लिखने की भी जरूरत नहीं है, परेशान मत होइए, चीज को समझ लीजिए, फैक्ट अपने आप याद हो जाएंगे, कंसेप्ट को समझिए। ऑस्ट्रिया वॉर ऑफ सक्सेशन, ऑस्ट्रिया का उत्तराधिकार युद्ध हुआ और इंडिया में दोनों ही कंपनियां आपस में भिड़ गई 1745 में। 1745 में जो गवर्नर बन के फ्रांस के आए थे उनका नाम था ड्यूप्लेक्स। बड़ी इंटरेस्टिंग पर्सन है, बहुत इंटरेस्टिंग पर्सनालिटी। मुझे इतना इंटेलिजेंट आदमी बाद में भी कोई नजर नहीं आया। इवन ब्रिटिश गवर्नर जनरल जितने भी हुए उन सभी में मैंने इतना इनोवेशन किसी और के अंदर नहीं देखा। चालाकी, चालबाजी काफी हद तक बाकी लोगों ने एक्सेप्ट किया, लेकिन इस आदमी की इनोवेशन का कोई जवाब नहीं है। हालांकि इसको सपोर्ट नहीं मिला जितना टैलेंट इसके पास था। अगर इसको प्रॉपर सपोर्ट मिला होता तो काफी हद तक फ्रेंच कंपनी की वो हालत नहीं होती जो बाद में हम देखते हैं। तो ड्यूप्लेक्स भाई साहब जो हैं वो आ चुके हैं और ड्यूप्लेक्स भाई साहब ने क्या किया, 1746 में जब लड़ाई शुरू हुई तो इन्होंने मॉरिशस के जो फ्रेंच गवर्नर है उनका नाम है ला बोर्दोनिस। क्या नाम है? ये नाम याद रखें। इनको इनवाइट कर लिया इंडिया, भैया यहाँ पे लड़ाई झगड़ा हो गया है शुरू, आप आइए। और ला बोर्दोनिस जो आए थे उन्होंने काफी सारा अपने साथ करीबन 2000-2500 के आसपास यूरोपियन सोल्जर, करीबन 500 के आसपास ब्लैक सोल्जर्स, करीबन 200-250 के आसपास कैनन्स, कई सारी शिप्स, यानी कि एक बड़ी उस समय के हिसाब से अगर आप देखें तो बड़ी फौज लेके वो आए और उन्होंने इंडिया आते ही क्या किया, मद्रास, आपको याद होगा, मद्रास के ऊपर अटैक किया। ठीक है, मद्रास पे अटैक करके मद्रास को अपने कब्जे में कर लिया। अब मद्रास जो है दक्षिण भारत में अंग्रेजों का मेन सेंटर था। अब वो अगर फ्रांसीसियों के पास चला गया तो अंग्रेजों के हाथ पांव फूलने लगे। अब यहां अंग्रेजों से भी एक चीज सीखने की जरूरत है कि जहां वो कमजोर होते हैं वहां उनकी पॉलिसी कुछ और होती है, जहां वो ताकतवर होते हैं वहां उनकी पॉलिसी कुछ और होती है। अंग्रेजों से आप बहुत कुछ सीखेंगे जब आप मॉडर्न हिस्ट्री को डिटेल्ड स्टडी करें। अब यहाँ पे एक चीज और समझने वाली है, जो ब्रिटिश पॉलिसी है वो कभी भी अपने दुश्मन को पूरी तरीके से खत्म नहीं करते। ये कुछ ऐसा ही है जैसे आपने शेर के दांत निकाल दिए, नाखून काट दिए और उसे 1-1.5 महीने तक भूखा छोड़ दिया। उसके बाद तो उसको चाहे तो ब्यूटी पार्लर ले जाओ, मेडिक्योर पेडिक्योर करा लो, क्या कहते हैं उसको, यही जो कहते हैं मेडिक्योर पेडिक्योर, वो भी करा लो, चलो वो भी करा लो।
यानी दुश्मन को पूरी तरीके से खत्म करना पर्पस नहीं है, दुश्मन को कमजोर करके उसके रिसोर्सेज का भी इस्तेमाल करना, ये ब्रिटिश पॉलिसी। अब ब्रिटिशर्स ने क्या किया, ब्रिटिशर्स को लगा कि भैया हम तो यहाँ पे मद्रास हार रहे हैं, तो हमें क्या करना चाहिए। लड़ाई कहां हो रही है, कर्नाटक में। कहां हो रही है, कर्नाटक युद्ध भी कहते हैं उसको। तो उन्होंने क्या किया, कर्नाटक के जो नवाब है, उनका नवाब का नाम क्या था ना, नवाब अनवरुद्दीन को अपने कॉन्फिडेंस में ले लिया और फ्रांसीसियों के लिए उनके दिमाग में बातें डाला कि देखो जी ये इस तरह से काम कर रहे हैं, हमें बचाओ, हम आपको ये बेनिफिट कराएंगे, ये कराएंगे, वो कराएंगे, जो व्हाट्सएवर उन्होंने प्रॉमिस किया हो। नवाब अकबरुद्दीन ने फ्रांसीसियों को इशू किया ऑर्डर कि भाई लड़ाई झगड़ा बंद करो, हमारी टेरिटरी का इस्तेमाल आप इस तरह झगड़े में नहीं कर सकते। ड्यूप्लेक्स ऑब्वियस नहीं मानना था। मैंने कहा था ये दोनों ताकतें जब तक जीत रही होती हैं तो किसी की नहीं सुनती, ये तभी सुनती हैं जब ये हार रही होती। मजबूर होके नवाब अनवरुद्दीन को अपने बेटे महफूज खान को फ्रांसीसियों के अगेंस्ट भेजना पड़ा और एक युद्ध हुआ जिसे कहा जाता है बैटल ऑफ सेंट थोम की लड़ाई। यह हुआ 4 नवंबर 1746 को। ये लड़ाई अगर नहीं होता ना तो काफी लंबे समय तक ये कंपनीज इसी डर के साए में जीते कि वो बहुत कम नंबर में हैं और इंडियन आर्मीज बहुत बड़ी बड़ी हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है कि आप लड़ाई संख्या से नहीं टेक्नोलॉजी से जीतते हो। आपकी तकनीक कितनी इंपॉर्टेंट मजबूत है, आप टेक्नोलॉजी में कितने एडवांस्ड हो, यही निर्भर करेगा कि आप कोई लड़ाई जीतोगे या हारोगे। और इसका बहुत ही बेमिसाल एग्जाम्पल इजराइल है। इजराइल ने बड़ी बड़ी कंट्रीज को धूल चटा दी सिर्फ और सिर्फ अपने टेक्नोलॉजी के ऊपर। आज भी अगर बड़ी बड़ी कंट्रीज डरती हैं और उससे दोस्ती करना चाहती हैं तो उसका सिर्फ एक ही कारण है कि ये लोग सिर्फ और सिर्फ टेक्नोलॉजी पे ही बेस्ड होते हैं। अब इजराइल के बारे में आपको बताऊं कि हम लोग पढ़ाई करते हैं कि हमें नौकरी मिले। सारे साउथ ईस्ट एशिया में ये कंसेप्ट है कि लोग नौकरी करते हैं कि उनको पढ़ाई करते हैं कि उनको डिग्री मिले और डिग्री के बेस पे नौकरी मिले। इजराइल में आपको तब तक डिग्री नहीं मिलती जब तक आप कोई बिजनेस शुरू करके उसमें $10,000 का प्रॉफिट ना कमा लें, आपको डिग्री नहीं मिलती। यानी इनोवेशन को इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंस दिया है। वहाँ के बच्चे मोबाइल से नहीं खेलते, वहाँ के बच्चे लैपटॉप से नहीं खेलते, वहाँ के बच्चे मैथ और चेस खेलते हैं। तो जितना ज्यादा आपकी टेक्नोलॉजी एडवांस होगी आप उतने ज्यादा आगे बढ़ोगे। तो इस लड़ाई से क्या सीख मिलती है, इस लड़ाई से सीख ये मिलती है कि बैटल ऑफ सेंट थॉम में जहां महफूज खान के पास 10,000 सोल्जर्स थे, फ्रांसीसियों के पास कितने थे, मैक्सिमम से मैक्सिमम 1,000। ये भी करीबन 900 के आसपास का था। स्वाति अपना माइक्रोफोन प्लीज ऑफ कर दीजिए।
तो सिर्फ 1000 सोल्जर एक तरफ 10,000, कोई कंपैरिजन ही नहीं। लेकिन यूरोपियन पैटर्न में ट्रेंड हुए सोल्जर्स ने महफूज खान को हरा दिया। इस चीज ने एक बहुत बड़ा, कहते हैं ना, पिंडोरा बॉक्स जो है वो खोल दिया और सारी गलतफहमियां दूर हो गई कि जो इंडियन आर्मी है, जो इंडियन राजाओं की जो आर्मी है, वो मिडिएबल एज के हिसाब से ट्रेंड है, मिडिएबल एज के हिसाब से वॉरफेयर के लिए ट्रेंड है, जिसमें एक मॉब की तरह अटैक किया है। उनकी टेक्नोलॉजी अब बहुत पुरानी हो चुकी है और जो यूरोपियन पैटर्न में तैयार किए हुए सोल्जर्स हैं वो मोर एडवांस्ड हैं, वो आसानी से बड़ी आर्मीज का मुकाबला कर सकते हैं। ये लड़ाई हुई, इसमें नवाब साहब हार गए, इधर मद्रास इनके कब्जे में आ गया। अब क्या, अंग्रेजों के पास दोनों ही गोटी जो है वो फेल हो गई। एक्चुअली अगर आप होते, मैं ऑनलाइन वालों से ही पूछ रहा हूं कि अगर आप होते अंग्रेजों की जगह में तो क्या करते? बताइए। अगर आप अंग्रेजों की जगह में होते, आपके अंडर एक सेना होती और आप लड़ रहे होते हैं फ्रांसीसियों से, व्हाट वाज योर नेक्स्ट स्टेप? इफ यू कैन थिंक ऑन दैट रिगार्ड, क्या करते आप? स्वाति, क्या करते? बताइए। वॉर करने का कोई ट्रेन नहीं है ना, उनके पास तो आर्मी भी आ गई है और वो इंडिया से भी बैठो में हार गई, खुद से तो ऐसी हार गई। उससे कोई वॉर करके तो कुछ होगा नहीं। यही तो सीखना है अंग्रेजों से। उन्होंने क्या किया, चलो मेन पार्टी से बात करते हैं। मेन पार्टी कौन है यार? कौन है? देखिए, मेन पार्टी कौन है? ला बारबोनिस कहा जाता है। अंग्रेजों ने सीधे ला बारबोनिस से बात की और इन्हें बहुत अच्छा खासा मोटा ब्राइब ऑफर। बोला क्या करोगे, आज नहीं तो कल मद्रास तो तुमको देना ही पड़ेगा, तुम हमें मद्रास दे दो, आप चले जाओगे, वैसे भी हमने कैप्चर कर लेना है, आप दे दो, हमसे पैसे ले लो, 2 पैसे आपके आ जाएंगे। हाँ, ला बारबोनिस इस चीज के लिए मान गए। मेन कंटेंडर साइड हो गया। अच्छा, अब बच गए डुप्लेक्स। डुप्लेक्स एम्बिशियस था, उसको पता था कि ये मद्रास जो है वो अंग्रेजों को दे दिया गया। डुप्लेक्स ने दोबारा अटैक किया और फिर मद्रास के ऊपर कैप्चर। अब क्या, अब मुद्दा ये था कि लड़ाई शुरू हुई थी एक पर्टिकुलर कारण से, जिसको आपने यहां पे देखा, ऑस्ट्रियन वॉर। और ये लड़ाई वहां पे 1748 में बंद हो गई एक ट्रीटी के कारण, जिसका नाम था एक्स, ट्रीटी ऑफ एक्स ला चेपे। PELLA, सॉरी थोड़ा स्पेलिंग मिस्टेक हो गया, CHAPELLA, एक्स ला चेपे की ट्रीटी हुई 1748 में। और ये जो, इसको हिंदी में भी लिख लीजिए, ट्रीटी हुई CHAPELLE। तो वो ये ट्रीटी हुई और इसके बाद ये लड़ाई जो थी शांत हो गया और ट्रीटी हो गई। फ्रांसीसियों को मद्रास छोड़ना पड़ा। इतनी जद्दोजहद के बाद भी डुप्लेक्स को वो नहीं मिला जो वो चाहते थे, और मद्रास छोड़ने के बदले में फ्रांसीसियों को क्यूबेक, जो फ्रांस कनाडा का एक प्रांत है, प्रोविंस है, वो उनको दे दिया गया। फ्रांसीसियों को क्यूबेक मिल गया, अंग्रेजों को
मद्रास मिल गया, लड़ाई का कोई खास नतीजा नहीं निकला। ऑस्ट्रियन वॉर ऑफ सक्सेशन के कारण लड़ाई शुरू हुई और एक्स ला चैपेल में आकर के लड़ाई खत्म हुई। मिला कि जो कुछ नहीं, बस एक ही काम हुआ कि कर्नाटक की कमजोरी जग जाहिर हो गई। और कर्नाटक की कमजोरी सिर्फ जग जाहिर नहीं हुई, ये पता लग गया कि जो इंडियन जो प्रोविंसेस हैं उनकी असली हालात क्या है। ठीक है, अब आते हैं हमारे नेक्स्ट एंग्लो फ्रेंच स्ट्रगल, सेकेंड एंग्लो फ्रेंच वॉर, सेकेंड द्वितीय आंग्ल फ्रांसीसी युद्ध, द्वितीय आंग्ल फ्रांसीसी युद्ध। (1749 to 54) काफी लंबी चली लड़ाई। या सेकेंड कर्नाटक वॉर भी कह सकते हैं। तो ये लड़ाई को आप इस तरह समझिए कि अब शेर के मुंह में खून लग गया, शेर के मुंह में खून लग गया, शेर पूरी तरीके से अब शिकार के लिए तैयार। ड्यूप्लेक्स इस बात को अच्छी तरीके से समझ गए थे, फ्रांसीसी गवर्नर, कि जो इंडियन स्टेट्स हैं वो उतने पावरफुल नहीं हैं जितने वो नजर आते हैं। तो इसीलिए उन्होंने अपना पर्पस सॉल्व करने के लिए या अपना बेनिफिट लेने के लिए, इसमें 2-3 तरह के बेनिफिट थे। जो पहला बेनिफिट था वो था कमर्शियल बेनिफिट, यानी कि व्यापार। क्योंकि अगर वो वहां के शासकों के ऊपर अपनी छाप छोड़ सकते थे या उनके ऊपर अपना प्रभाव जमा सकते थे, तो उसके थ्रू वो व्यापारिक लाभ भी, टैक्स रिबेट भी, बहुत सारी चीजें ले सकते थे। दूसरी चीज, पॉलिटिकल हेजिमनी, यानी राजनीतिक प्रभुत्व। देखिए सीधी सी बात है कि अगर 2 लोग लड़ रहे हैं और अगर आपने कमजोर वाले को सपोर्ट किया और ताकतवर वाले को हटा दिया या हरा दिया, तो जो कमजोर होगा वो हमेशा आपसे ऑब्लाइज्ड है। और जो कमर्शियल बेनिफिट है वो डिपेंड करता है पॉलिटिकल हेजिमनी के ऊपर, राजनीतिक प्रभुत्व के ऊपर, कि किस तरीके से आप उस राजनीतिक प्रभुत्व का इस्तेमाल अपने व्यापारिक लाभ के लिए दिखाते हैं। थर्ड थिंग ये था कि वो इस तरीके से जो कॉम्पिटिटिव यूरोपियन कंपनीज हैं उसके ऊपर हावी हो सकते थे। ओवर पावर अदर यूरोपियन पावर्स, क्योंकि वो इंडिया में अपने दोस्त बनाते और जिससे अंग्रेजों का प्रभाव उस पर्टिकुलर क्षेत्र पे कम होते हैं। ये तो पूरा ही पेज है, मेरे को भी आता नहीं। तो यहाँ पे सेकेंड, माफ कीजिएगा, सेकेंड कर्नाटक वॉर में आपको 2 प्रोविंसेस को समझना पड़ता। हैदराबाद और कर्नाटक। हैदराबाद के नवाब कौन थे आपको बताया हुआ है, चिन कुलिच
खान, याद आया? चिनकुलिच खान या निजामुल मुल्क आसफ जा। चिनकुलिच खान की मृत्यु 1746 में हो जाती है, माफ कीजिएगा 48 में होती है, और उसके बाद यहाँ पे दो लोगों के बीच गद्दी को लेकर के झगड़ा शुरू करता है। पहले कंटेंडर हैं नसीर जंग, जो उनके बेटे हैं, सन, ठीक है। और दूसरे हैं मुजफ्फर जंग, जो उनके ग्रैंडसन यानी कि होते हैं। जाहिर सी बात है, नसीर जंग बेटे हैं, उनका क्लेम बनता है, लेकिन मुजफ्फर जंग जो है वो यहाँ पे वीक है, तो ड्यूप्लेक्स ने सपोर्ट किया मुजफ्फर जंग को, और मजबूरी में ब्रिटिश को नसीर जंग को सपोर्ट करना पड़ा। ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि अगर ड्यूप्लेक्स सक्सेसफुल हो जाए मुजफ्फर जंग को नवाब बनाने में, तो सारे बेनिफिट्स किसको जाएंगे? ड्यूप्लेक्स को, यानी कि फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी को। और वो ब्रिटिश नहीं चाहते, वो चाहते हैं कि जो बेनिफिट मिले वो फ्रेंच को ना मिले, बल्कि उनको मिले, यानी कि उनका कंटेंडर नसीर जंग जो है गद्दी पे। दूसरी तरफ कर्नाटक में एक और मुद्दा चल रहा है। कर्नाटक के नवाब अनवरुद्दीन की सेना को हराने के बाद फ्रेंच आर्मी का हौसला बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। फ्रेंच आर्मी अटैक करती है 1749 में फिर से एक बार कर्नाटक के ऊपर अटैक। आरकोट, आरकोट का नाम याद रखिएगा भाई, आरकोट। आरकोट क्या है? इज द कैपिटल ऑफ कर्नाटक। आरकोट के ऊपर अटैक करती है, और इस लड़ाई में कौन मारे जाते हैं? एंड किल्ड द नवाब। इस लड़ाई में नवाब की मृत्यु हो जाती है। नवाब कौन है? आपको नाम याद होगा, मैंने बताया था, नवाब अनवरुद्दीन। एंड कैप्चर्ड his son, और उनके बेटे को गिरफ्तार कर लिया जाता है। बेटे का नाम क्या है? बताया था आप लोगों को, महफूज खान। बेटे का नाम क्या है? महफूज खान, महफूज खान, ठीक है। पासे बिछ गए, शतरंज शुरू हो गए। और यहाँ पे तो चेकमेट ही कर दिया। कर्नाटक में तो सीधा चेकमेट, सीधा अटैक, राजा खत्म। और उसके रानी कह रही थी, मतलब बेटा था महफूज खान, उसको घेर लिया गया, अरेस्ट कर लिया गया, पासा बिछ गया है, लड़ाई शुरू हो चुकी है। नसीर जंग, ठीक है, मुजफ्फर जंग। कर्नाटक में मामला बहुत खराब है। 1749 में नवाब को मार दिया गया। यहां पे दो कंटेंडर आ गए। यहां पे एक है चंदा साहेब, और दूसरे हैं, दोनों ही बेटे हैं, लेकिन एक लीगल सन है, एक इलेजिटिमेट सन है। उसका नाम है मोहम्मद अली। ड्यूप्लेक्स ने चंदा साहिब को सपोर्ट किया, सपोर्टेड बाय ड्यूप्लेक्स। मजबूरी में मोहम्मद अली को ब्रिटिश ने सपोर्ट किया। क्लियर? समझ में आ गया? सेकेंड कर्नाटक वॉर में क्या
पाशा पिछ रहा है। हैदराबाद और कर्नाटक दोनों जगहों पे एम्बिशन बोल रहा है, ड्यूप्लेक्स चाहते हैं उनका प्रभाव हो, अंग्रेज चाहते हैं उनका प्रभाव हो। दोनों ने बहुत ही सही तरीका अपनाया और वो तरीका था सक्सेसर को अपने कब्जे में करो, उसे राजा बनाओ, ताकि वो जब राजा बनेगा तो आपको प्रिविलेज देगा, बेनिफिट्स देगा। एक ने कोशिश की, दूसरे ने उसको फॉलो किया। यहाँ पे दोनों ही जगहों पे दोनों ही ताकतें आपस में एक दूसरे को पीछे करने की कोशिश कर रही है। याद रखिएगा, एक जगह जहां पे कोई पावरफुल दिख रहा है जरूरी नहीं हमेशा वो पावरफुल रहेगा। एक जगह जहां पे दूसरा कमजोर दिख रहा है जरूरी नहीं वो कमजोर रहेगा। तो पाशा कभी भी पलट सकता है और हुआ भी कुछ ऐसा ही। इसको मिटाया था। हैदराबाद में मुजफ्फर जंग गद्दी में बैठने में सक्सेसफुल हुए। नसीर जंग को मार दिया गया और उसके बाद हैदराबाद में इन्फ्लुएंस जो था वो फ्रेंच कंपनी का एस्टैब्लिश हो गया। मुजफ्फर जंग उस टाइम के बाद उनकी डेथ हो जाती है और उनके बेटे सलाबत जंग वो भी फ्रांसीसी हेल्प के मोहताज रहे और उन्होंने फ्रांसीसियों को हेल्प करना कंटिन्यू रखा। नेक्स्ट, कर्नाटक। कर्नाटक में इंसिडेंट्स थोड़े से बदले इस तरह से कि चंदा साहिब क्योंकि फ्रेंच ऑलरेडी उनके नवाब को, कर्नाटक के नवाब को मार चुके थे, उनके बेटे को गिरफ्तार कर चुके थे। यहाँ पे मोहम्मद अली जो है वहां से भागने में सक्सेसफुल हो जाते हैं और चंदा साहिब गद्दी पर बैठ जाते हैं। यहाँ बड़े कंफर्टेबली जो है फ्रांसीसियों ने अपने कंटेंडर को बिठा दिया, यानी कि दोनों जगहों पे ऐसा लग रहा था कि फ्रांसीसी आराम से एस्टैब्लिश हो जाएंगे। मोहम्मद अली भाग के ब्रिटिश हेल्प लेते हैं। चंदा साहिब उनको घेरने के लिए त्रिचनापल्ली, त्रिची कह लीजिए, त्रिचनापल्ली का घेराव करते हैं। त्रिचनापल्ली का घेराव करते हैं। त्रिचनापल्ली का घेराव करने, जब इधर वो त्रिचनापल्ली का घेराव कर रहे थे तभी एक ब्रिटिश ऑफिसर रॉबर्ट क्लाइव सीन में आते हैं और रॉबर्ट क्लाइव क्या करते हैं, वो करीबन 600-700 सोल्जर्स, जिसमें 500 के आसपास यूरोपियंस थे और 200-300 के आसपास, नहीं 500 के आसपास इंडियंस थे, 200-250 के आसपास यूरोपियन सोल्जर्स थे, उसको लेकर के इसकी कैपिटल आरकोट के ऊपर अटैक करना। चंदा साहिब गए त्रिचनापल्ली घेराव करने और उनके खुद के कैपिटल पे रॉबर्ट क्लाइव ने अटैक कर दिया और उसको जीत लिया। भागम भाग में चंदा साहिब दोबारा त्रिचनापल्ली का घेराव छोड़ देते हैं और वो आरकोट में आकर के अटैक करते हैं, लेकिन बहुत लंबे समय तक क्लाइव इसको डिफेंड करने में सक्सेसफुल हो जाते हैं। अल्टीमेटली चंदा साहिब इस घेराव को छोड़ने के लिए मजबूर हो जाते हैं। ठीक है, और बाद में चंदा साहिब जब इसका घेराव को छोड़ करके घेराव को छोड़ने में मजबूर होते हैं, ब्रिटिश आर्मी इनको अलग अलग जगहों पे हराना शुरू कर देती है और अल्टीमेटली इनको हरा के इनको एग्जीक्यूट कर देती है, यानी कि इनकी
हत्या कर दी जाती है, और जिससे चंदा साहेब का जो कंपटीशन था वो सिर्फ और सिर्फ एक बहादुरी की वजह से, जिसको रॉबर्ट क्लाइव ने किया था, सारा का सारा गेम प्लान जो फ्रांसीसियों का होता है वो यहाँ पे धरा का धरा रह जाता है, और कर्नाटक इनके हाथ से निकल जाता है। लेकिन हैदराबाद में अभी इनकी पोजीशन काफी स्ट्रॉन्ग है। इस पोजीशन के स्ट्रॉन्ग होने के कारण कृष्णा से लेके, फ्रॉम कृष्णा रिवर टू, ठीक है, केप कैमरेन, केप कैमरेन, इन्हें काफी सारे टेरिटरी मिलती है, इसका फायदा और इसका रेवेन्यू सारा का सारा इनको मिलता है। यहां तक कोई सवाल पूछना चाहते हैं तो प्लीज पूछिए, कोई प्रश्न? ठीक है, तो सेकेंड वॉर में आपने क्या देखा? सेकेंड वॉर में आपने देखा कि किस तरीके से इंडियन स्टेट्स के इंटरनल अफेयर्स में इंटरफेयर करके फ्रांसीसी और ब्रिटिश, शुरुआत तो फ्रांसीसी डुप्लेक्स ने किया, लेकिन उसे फॉलो किसने किया? ब्रिटिशर्स ने भी किया, और दोनों ही इसका फायदा उठाने की कोशिश की। एक दो बार आप इसको रीड कर लेंगे, आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। हो सकता है कि कहीं कहीं पे आपको कुछ डाउट्स रहे हो, तो अगर है तो पूछ लीजिए, नहीं है तो वो आपको क्लियर हो जाएगा। मुद्दा जो समझने वाला यहाँ पे है वो ये है कि आपको ये समझना है कि किस तरीके से हमारी कमजोरियों ने न्योता दिया उनको। कोई कहता है कि अंग्रेजों ने हम पे राज किया, नहीं, हम कमजोर थे, दैट्स व्हाई दे गॉट द चांस। यानी कि कमजोर होने के बाद आप ये नहीं कह सकते कि ताकतवर आपको एक्सप्लॉइट कर रहा है, ये तो नेचर का नियम है। यू कांट अफोर्ड टू बी अ वीक पर्सन। अगर आप कमजोर हैं, आपका शोषण होगा, इट इज इनएविटेबल, आप इसे रोक नहीं सकते। आपको अगर इसको रोकना है तो यू हैव टू बी पावरफुल। आप सब भी यही कर रहे हैं, ताकतवर होने की कोशिश कर रहे हैं ना, समाज में मजबूत होने की कोशिश कर रहे हैं। कई लोग पैसे कमा के ताकतवर होने की कोशिश करते हैं, कई लोग ज्ञान कमा करके ताकतवर होने की कोशिश करते हैं, कई लोग पद लेकर के ताकतवर होने की कोशिश करते हैं। अंग्रेज और फ्रांसीसी यही कर रहे थे। हमारी वीकनेसेस ने, हमारी कमजोरियों ने उनको मौका दिया कि वो हमारे इंटरनल मैटर्स पे इंटरफेयर करें और उसका फायदा उठा के अपने पर्पस को सॉल्व कर सकें। ठीक है, तो ये सेकेंड कर्नाटक वॉर यहां पे खत्म हुआ। अगला आता है थर्ड एंग्लो फ्रेंच वॉर। थर्ड एंग्लो फ्रेंच वॉर, तृतीय आंग्ल फ्रांसीसी युद्ध, तृतीय आंग्ल फ्रांसीसी युद्ध।
जोड़ते रहने से। कब हुआ ये? 1758 to 63। टोटल अगर आप करेंगे एंग्लो फ्रांसीसी युद्ध तो 1746 to 63 चलेगा। 1758 to 63 आपको तृतीय एंग्लो फ्रांसीसी युद्ध यहाँ पे देखना। इसका जो कारण था वो था 7 ईयर वॉर, सप्त वर्षीय युद्ध। और ये सप्तवर्षीय युद्ध कब से कब तक चला था? 1756 to 63। अब ये मत पूछिएगा भैया कि 2 साल के बाद क्यों लड़े आप। 2 साल के बाद क्यों लड़े, क्या लड़े, वो अलग मुद्दा है, लेकिन ये युद्ध शुरू हो चुका था पूरी दुनिया में। और ये सप्तवर्षीय युद्ध ब्रिटिश और फ्रेंच हिस्ट्री में बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। ये वही लड़ाई थी, जैसा मैंने कल भी आपको ब्रीफली डिस्कस करके ये बताया था कि दैट वाज द वॉर इन विच फ्रेंच लॉस्ट कनाडा एज वेल एज इंडिया। इंडियन सब कॉन्टिनेंट ही ज्यादातर तो कंट्रीज आई हैं। तो इंडिया को हारा फ्रांसीसियों ने, और साथ ही साथ कनाडा में भी उनकी बुरी हाल हुई। लेकिन जो यहाँ पे वॉर हुई सेकेंड एंग्लो फ्रेंच वॉर, वो 1758 to 63 में। यहाँ पे मैं आपको एक बात और बता दूं कि जो पीस ट्रीटी हुई थी सेकेंड वॉर में, कि सेकेंड एंग्लो फ्रेंच वॉर में, उस ट्रीटी का नाम क्या है? 1754। यहाँ पे एक बड़ा इंपॉर्टेंट डेट है, क्योंकि इसमें सेकेंड वॉर जो था वो खत्म हो गया। और सेकेंड वॉर के बाद सबसे जो पहला शर्त अंग्रेजों ने रखा था वो ये था कि यहाँ पे जो ड्यूप्लेक्स है उनको वापस बुला लिया जाए। ड्यूप्लेक्स वॉज रिकॉर्ड इन फ्रांस। ड्यूप्लेक्स को फ्रांस में वापस बुला लिया गया। और ये आप समझ लीजिए कि फ्रांसीसियों की एक बहुत बड़ी हार भी थी। और इसके बाद फ्रांसीसी इंडिया में दोबारा अपने पैर नहीं जमा सके। तो ड्यूप्लेक्स की जगह कौन आए इंडिया में? काउंट डी लैली। काउंट डी लैली इंडिया में नए गवर्नर बनके भेजे गए। कोशिश इन्होंने पूरी की, लेकिन उनकी किस्मत ने इनका साथ दिया। एक महा गलती के कारण, वन ब्लंडर विच ही हैड डन, जिसके कारण सारा का सारा मेहनत जो इससे पहले किया गया था सब कुछ खत्म हो गया। में जाने से पहले आपको एक बार 1757 के ही इंसिडेंसेस को समझना होगा। ठीक है, आप 1758 में डायरेक्ट जंप तो नहीं कर सकते, क्योंकि उससे पहले एक बड़ा इंपॉर्टेंट इवेंट हुआ था इंडियन हिस्ट्री में, और जिसके कारण अंग्रेज फ्रांसीसियों से कई गुना ज्यादा ताकतवर बन चुके थे। वो क्या था? बैटल प्लास नाम का गांव था। प्लासी वो बेसिकली इंग्लिश प्रोनाउंसिएशन है, इसलिए इसको प्लासी कहते हैं। ये पलास के पेड़ जो है बिहार में, झारखंड में उधर बहुत होते हैं, बंगाल में। पलास के पत्ते बड़े काम आते हैं, खाने के जो बर्तन होते हैं वो बनते हैं। तो पलासी की लड़ाई 1757 में हुई थी, जिसमें अंग्रेजों ने बंगाल के नवाब सिराज उद दौला को
हरा दिया था। और इसके बदले में उन्हें बहुत सारा पैसा और गिफ्ट मिला था, जिस रिसोर्सेस का इस्तेमाल अब यहाँ अंग्रेजों ने फ्रांसीसियों के अगेंस्ट करना था। जहां एक तरफ फ्रांसीसी कंपनी नुकसान उठा रही थी, फ्रांसीसी कंपनी का व्यापार नहीं हो रहा था क्योंकि लंबे समय से युद्ध चल रहा था, प्रॉफिट से ज़्यादा उसका नुकसान हो रहा था। वहीं दूसरी तरफ ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी बंगाल जैसे क्षेत्र में अपना प्रभाव जमाने में सक्सेसफुल हो जाती है। बंगाल की टेरिटरी उस टाइम पे सबसे प्रॉस्पेरस टेरिटरी मानी जाती थी, हर लहजे से, रेवेन्यू के लहजे से भी, है ना, ट्रेड के लहजे से भी, एग्रीकल्चर के लहजे से भी। बंगाल की जो टेरिटरी थी, प्रोविंस थी, वो सबसे प्रॉस्पेरस स्टेट्स में से एक थी। और सिराजुद्दौला को हराने के बाद जो अंग्रेजों को उससे फायदा हुआ, रेवेन्यू का, ट्रेड का और बाकी चीज़ों का, उसका इस्तेमाल उन्होंने पूरी तरीके से फ्रांसीसियों के अगेंस्ट यहाँ पे किया। काउंट डी लैली ने आते ही आते सेंट डेविड के ऊपर अटैक कर दिया। सेंट डेविड चेन्नई का फोर्ट, और 1758 में इसके ऊपर कब्जा आते के साथ ही उसने सेंट डेविड के ऊपर अटैक किया और वहां पे अटैक करने के बाद उसको अपने कब्जे में ले। उसके बाद वो नागौर में गया, नागौर में जाकर के फिर तंजौर पे अटैक किया और अल्टीमेटली वो कहां पहुंचा, मद्रास। जब वो मद्रास पे अटैक कर रहा था तभी इस जनरल ने वो गलती कर दी जो इसे नहीं करना चाहिए। कहते हैं ना कि किसी नए टेरिटरी को जीतने के लिए आप अपना स्ट्रॉन्ग होल्ड वाली टेरिटरी को ना छोड़ो, उससे आपको नुकसान हो जाए। अल्टीमेटली क्या हुआ, काउंट डी लैली ने अपने एक बहुत ही कैपेबल जनरल, जिसका नाम बस्सी था, उसे हैदराबाद से रिकॉल कर। यहां पे ये भी कहा जाता है कि बस्सी खुद मद्रास आना चाहते थे, हैदराबाद। जैसे ही बस्सी मद्रास के लिए निकले, हैदराबाद में फ्रांसीसियों की पोजीशन वीक होती चली गई और वहां पे अंग्रेजों ने अटैक करना शुरू कर दिया और नई टेरिटरीज को अपने कब्जे में लेना शुरू कर दिया। ठीक है, बस्सी यहां मद्रास आ गए। मद्रास कंट्रोल में तो नहीं आया, लेकिन आने वाले कई लड़ाइयों में इनकी हार होती चली गई और अल्टीमेटली जो बैटल ऑफ वेंडी वॉश है, ये आप याद रखिएगा, बैटल ऑफ वेंडी वॉश जो हुआ था जून 22, 1760 को, इसमें लैली को, काउंट डी लैली को पूरी तरीके से शिकस्त मिली, पूरी तरीके से हरा दिया गया और काउंट डी लैली भागते हुए कहां पहुंचे, पौंडीचेरी। आपने अपने सारे स्ट्रॉन्ग होल्ड कमजोर कर दिए और कमजोर करने के बाद आप अपने घर पहुंचे और पता लगा घर चारों तरफ से दुश्मनों से घिरा हुआ है। अल्टीमेटली मजबूर होके फ्रांसीसियों को सरेंडर करना पड़ा और 1761 में they were completely defeated by the नहीं 1761 में तो हाँ वनडे वॉर्स की लड़ाई हुई थी और 61 में डिफीट हो गया था और उसके बाद 1763 में इनकी जो है ट्रीटी हो गई और ये लड़ाई जो है 7 ईयर वॉर
ये ट्रीटी ऑफ पेरिस खत्म होती है। आपको थोड़ा सा टेक्निकल है, थोड़ा सा यहाँ पे ऊपर नीचे है, कई बार चीजें दिमाग से निकल जाती हैं बताते हुए, तो अगर आपको कोई डाउट होगा तो प्लीज पूछ लीजिए, ठीक है ना। जब आप उसको रीड करें और अगर लगे कि कोई चीज समझ में नहीं आ रहा तो आप इसको पूछ लीजिएगा, क्योंकि कई चीजें अब इतने सारे वॉर, लड़ाई झगड़े, ये वो, यहाँ गया वहाँ गया, वो कई चीजें दिमाग से स्किप कर जाती हैं, वी कांट कंट्रोल दैट। लेकिन फिर भी आई होप कि आपको चीजें समझ में आ गई होंगी कि हुआ क्या। थर्ड बेटा समझ में आ गया, क्यों शुरू हुआ शेवलियर वॉर क्या हुआ। ये लड़ाई यहाँ पे नहीं, पूरी दुनिया में अंग्रेज और फ्रांसीसी कंपनी के बीच चल रहा था, ठीक है ना। अब ये लड़ाई जो थी 1763 में खत्म होती है और अपने वहां पे 1758 से 63 तक चलता है। और इसकी जिम्मेवारी किसकी है? काउंट डी लैली है, नए गवर्नर है। बस्सी कौन है? बस्सी हैदराबाद में निजाम जो है, निजाम शाही है, उसमें कंट्रोल बनाए हुए हैं। अब डुप्लेक्स की जगह पे काउंट डी लैली आए, उन्होंने आते ही थेवेड पे अटैक किया, नागौर पे अटैक किया, तंजौर पे अटैक किया, ठीक है जीत लिया। अल्टीमेटली जब मद्रास के ऊपर गए तो वहां पे उन्होंने जो बस्सी को बुलाया वो गलत था। इनको थोड़ा सा पेशेंस रखना चाहिए था ताकि अपने आप को स्ट्रॉन्ग कर पाते। और जैसे ही मद्रास में ये अनसक्सेसफुल हुए, अंग्रेजों ने इसका पूरा फायदा उठाया और इनको दोबारा कोई भी मौका यहाँ पे मिलता हुआ दिखाई नहीं देता। जहां एक तरफ फ्रांसीसी इंडिया में हारते हुए दिखाई देते हैं, वहीं पे कनाडा भी उनके हाथ से निकल जाता है। और ये ऐसी लड़ाई थी जिसमें अब फ्रांसीसियों को ये शर्त रखी गई कि दे हैव टू बी हियर एज ए कमर्शियल कंपनी, नॉट एज अ पॉलिटिकल यूनिट। यानी कि ना तो वो अपना फोर्टिफिकेशन कर सकते हैं, ना वो अपना आर्मी बिल्ड कर सकते हैं, बल्कि सिर्फ और सिर्फ एक कमर्शियल एस्टेब्लिशमेंट की तरह यहाँ व्यापार कर सकते हैं और उसके अलावा कुछ नहीं कर सकते। यानी कि इंडियन पोजीशन जो फ्रांसीसियों के पास जितना भी था वो सब पौंडीचेरी के अलावा अंग्रेजों ने अपने कब्जे में ले लिया। और उन्हें जो भी व्यापार करना था वो सिर्फ व्यापार ही कर सकते थे और उसके अलावा कुछ नहीं कर सकते थे। यानी कि उनका सपना टू एस्टैब्लिश देयर रूल इन इंडिया वाज कंप्लीटली डिवास्टेटेड, कंप्लीटली एंडेड बाय द थर्ड एंग्लो फ्रेंच वॉर। और इसी लड़ाई के साथ में कनाडा भी उनके हाथ से निकल जाता है, ठीक है। यहां तक में कोई सवाल? कर्नाटक वॉर में से कोई सवाल नहीं? तो आगे बढ़े फिर। यस सर, नो सर, यस यस सर। अब इसको सिर्फ नोट डाउन नहीं करना, रीड भी करना है। यू हैव टू गेट द इन डेप्थ अंडरस्टैंडिंग। वो तभी होगा जब आप चीज़ों को समझेंगे और उसको उसी हिसाब से रीड भी करेंगे। बुक रीड करनी है, एनसीईआरटी की बुक रीड करनी है, साथ ही साथ आप चाहें तो एक दो हमारे जो नोट्स हैं वो भी आपको मिल जाए, मिल गए होंगे मोस्ट प्रोबेबली, या नहीं मिले हैं तो वो ले लीजिएगा। उसके बाद आपको आगे जो है एक दो बुक्स भी पढ़ने होंगे ताकि आपको ये चीज़ें पूरी तरीके से क्लियर हो जाए, ठीक है। तो आइए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, कॉन्क्वेस्ट ऑफ इंडिया बाय ब्रिटिश। एक मिनट बोलिए। कहाँ लेके जाओगे? डिस्पेंसरी ले जाओ। या 60 ले जाओ, 60। वर्कर काम कर रहा था, उसको चोट लगी। हाँ जी, कॉन्क्वेस्ट ऑफ इंडिया बाय ब्रिटिश। अंग्रेजों का कि भारत विजय।
था अंग्रेजों ने इंडिया को? उन्होंने जीता कि हमने जीतने दिया? जानबूझ के तो नहीं दिया, जानबूझ के तो कोई भी कुछ नहीं देता, लेकिन आप कमजोर हैं तो मौका तो देते हैं दूसरे को। यहाँ पे बिल्कुल कहानी जो है क्रिस्टल क्लियर है, हमारी अपनी खुदगर्जियों ने हमें हराया। एक छोटी सी कंट्री ब्रिटेन और उसकी एक छोटी सी कंपनी और हमारे सोल्जर्स उनका साथ दे रहे हैं, हमारे लोग उनके सोल्जर्स हैं, और उन्होंने हमें 250 साल तक गुलाम बनाया। तो इसमें गलती हमारी ही है। कितना भी आप अपने आप को ग्लोरीफाई कर लीजिए, कितना भी अपने आप को आप बड़ा बता लीजिए, बट आपको ये इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि कहीं ना कहीं हम उनसे कमजोर थे। और इतिहास में हमें यही सीखना चाहिए, इतिहास हमें यही सिखाता है कि किस तरीके से हम पीछे के अपने इवेंट्स को सीख करके अपने फ्यूचर की प्लानिंग करें, और ऐसा फिर कभी मौका ना दें जिसके कारण हमें फिर से गुलाम होना। यहाँ पे 3-4 चीजें हैं जो आपको समझनी होगी कि किस तरीके से ऐसा हुआ और क्या क्या चीजें थी जिसको आगे बीइंग अ ब्यूरोक्रेट आपको फॉलो करने की जरूरत होगी, और वो अच्छी तरीके से अपने जहन में बिठा लीजिए। सबसे पहला जो टेरिटरी अंग्रेजों के कब्जे में आया वो था बंगाल। यहां उन्होंने अपना फोर्ट विलियम बनाया था, जिसे कलकत्ता कहते हैं। इसकी स्थापना 1700 में उन्होंने की थी। बंगाल में जाने से पहले कुछ एक पुराने जो इवेंट्स हुए थे, जो घटनाएं हुई थी, उसको भी समझने का प्रयास किया। बंगाल में ये व्यापार करने के लिए थे, और 1756 तक इनको फोर्टिफिकेशन का परमिशन नहीं मिला। फोर्टिफिकेशन का मतलब होता है कि आपके यहाँ पे आपको खतरा है कि आपको कोई अटैक कर सकता है, देयर इज सम पावर व्हिच कैन अटैक यू, तो यू कैन फोर्टिफाई योर ऑफिसेस। किला तो बना सकते हैं, लेकिन किला तो जरूरी होता है बिकॉज कोई भी घुस जाएगा। लेकिन फोर्टिफाई का मतलब होता है वहाँ पे जरूरत से ज़्यादा सोल्जर्स अपॉइंट करने, रसद रखना, उसके बाद कैनन्स रखना दीवार पे ताकि कोई अटैक करे तो आप उसका मुकाबला कर सकें, हथियार रखना। ये चीज़ें अभी अलाउड नहीं थी, क्योंकि अलीवर्दी खान जो थे वो इस चीज़ के फेवर में नहीं थे। अलीवर्दी खान तक अंग्रेजों को बिल्कुल परमिशन नहीं मिली कि वो अपने आप को बहुत ज़्यादा ताकतवर बना ले, जो बाद में नवाबों के लिए ही परेशानी हो सकती है। अलीवर्दी खान इस चीज़ को अच्छी तरीके से समझते। लेकिन इसके पहले आपको एक चीज़ समझनी पड़ेगी कि 1717 में ऐसा क्या हुआ जिसे इंडियन हिस्ट्री में बड़ा इंपॉर्टेंट माना जाता है, क्योंकि इस टाइम पे एक फरमान इशू हुआ जिसको कहते हैं गोल्डन फरमान। इशूड बाय मुगल किंग फारूक शाह। इस फरमान में कई बातें थी जो ब्रिटिश फेवर में थी, और कई बातें थी जो अंग्रेजों ने अपने आप से जोड़ लिया था, और जो ही डिस्प्यूट का कारण बना नवाब और अंग्रेजों के बीच। हालांकि ये फरमान अभी यहाँ पे सिराजुद्दौला और उनकी लड़ाई के कारण नहीं था, लेकिन फिर भी आप इसको समझ लीजिए। 1717 में